give two independent event A and B such that PA हमें गिवन है 0.3 और PB हमें गिवन है 0.6। फाइंड PA एंड B, PA इंटरसेक्शन B हमें निकाल कर देना है, ठीक है। PA एंड B, A एंड B का क्या मतलब हो गया, इंटरसेक्शन हमें निकाल कर देना है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, PA मल्टीप्लाई बाय PB, ठीक है। तो PA है आपके पास 0.3 और PB भी है कितना 0.6, ठीक है। तो 0.18 ये आपके पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आसान है। इसके बाद PA एंड नॉट B, क्या चाहिए, PA तो चाहिए एंड नॉट B, ये किसके इक्वल होगा बोलो। तो आंसर PA में से माइनस कर दो क्या, PA इंटरसेक्शन B, है ना। अगर हम A वाले में से जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो सारे हटा दें तो सिर्फ कौन से वाले बचेंगे, जो सिर्फ A वाले हैं। तो हमें यही तो चाहिए जो A हो बट B ना हो, तो हम यही करेंगे, PA में से इंटरसेक्शन वाले सारे हटा देंगे। तो PA हमारे पास कितना है 0.3 और PA इंटरसेक्शन B कितना है 0.18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.12, ठीक है, समझ गए ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, PA और B, PA और B क्या मतलब हुआ इसका, PA यूनियन B, और का मतलब होता है यूनियन, A यूनियन B। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ करता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और PA है आपके पास कितना 0.3, PB कितना है 0.6 और इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाला है कितना 0.18, ठीक है। इसको ऐड करा लो तो ये कितना आ गया 0.9 और माइनस 0.18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 0.72, ये आपके पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से वो पूछ रहा है फोर्थ पार्ट में, P नीदर A नॉर B, ना तो A हो और ना ही B हो। क्या लिखोगे, P ना A हो और ना ही B हो, इन दोनों में जो भी कॉमन क्वांटिटी, ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। अब ये किसके इक्वल होगा, PA यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट के, और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा 1 माइनस PA यूनियन B के, और 1 माइनस A यूनियन B हमने पहले ही निकाल लिया कितना 0.72, यहाँ से आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से करना है। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, उस कंडीशन को यूज करके इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन निकालने के बाद ओनली A निकालना है, इसमें ओनली A निकालने के लिए PA में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो ओनली A निकल कर आ जाएगा, ठीक। और जहां पर भी लिखा हो वहां पर यूनियन निकालना है। नॉर नीदर A, ना A चाहिए ना B चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का नॉट का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन देखो, अ डाई इज टॉस 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब एक डाई को फेंकते हैं तो जो टोटल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसमें ऑड नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो ऑड नंबर उसमें कितने होते हैं 3, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी वो भी 3/6, यानी कि वो भी कितनी होती है
1/2। अब मान लो आपने डाई को फेंका तो फर्स्ट थ्रो में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो? 1/2 ही होगी, 3/6 या 1/2 पहली बार में फेंकोगे तो, ठीक है। अच्छा, सेकंड थ्रो में जब सेकंड थ्रो करोगे तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड नंबर के आने की? दोबारा में फेंकेंगे तो डाई को रिप्लेस थोड़ी कर दिया, एक ऑड नंबर हटा थोड़ी दिया वहां से, है ना। डाई में तो वो नंबर रहेगा। पहली बार फेंकोगे तब भी 3/6, दूसरी बार फेंकोगे तब भी 3/6, यानी कि 1/2। और अगर मैं थर्ड टाइम फेंकूं तो थर्ड टाइम थ्रो करूं तब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, यानी कि 1/2। ठीक, अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड थ्रो, तो कितना आ जाएगा? 1/8। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी रही होगी उसकी। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो 1 में से अगर हम माइनस करा दें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑड नंबर इन थ्री थ्रो। देखो, हमने 3 थ्रो किए हैं, उन तीनों थ्रो में से ऑड नंबर, तीनों पर ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी तो 1/8 है। हमें निकालना है कम से कम एक बार आ जाए, तो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं एक भी बार ना आए। अगर 1 में से हम ये माइनस कर दें कि एक भी बार ना आए, तो क्या निकल कर आएगा? कम से कम एक बार आना। किसी चीज का कम से कम एक बार आना किसके इक्वल होगा? 1 माइनस उस चीज का एक भी बार ना आना। ये समझ में आ रही बात? तो मैंने वही लिखा है, उसने बोला कम से कम एक बार आ रहा हो, तो मैंने 1 में से माइनस करके लिख दिया कि वो एक भी बार ना आ रहा हो। ठीक, तो 1 माइनस, अब एक भी बार अगर ऑड नंबर नहीं आ रहा होगा तो फिर क्या आ रहा होगा? इवन नंबर आ रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नन ऑफ द ऑड नंबर का मतलब गेटिंग इवन नंबर इन 3 थ्रो। ठीक है, ये समझ आ गया? अब ये देखो, जैसे फर्स्ट थ्रो में यहां पर बल्कि इवन की निकाल लो, ऑड की जगह किसकी निकाल लो? इवन की जरूरत पड़ेगी आपको। यहां पर क्या लिखते जाओ? फर्स्ट थ्रो में इवन की प्रोबेबिलिटी, सेकंड थ्रो में इवन की प्रोबेबिलिटी, थर्ड थ्रो में इवन के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवन के होने की प्रोबेबिलिटी भी हर बार कितनी है? 1/2 है। ठीक, तो 1 माइनस 3 थ्रो में प्रोबेबिलिटी इवन नंबर होने की कितनी है? 1/8। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/8। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में उसने बोला एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया, तो डाई को जब थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6 होते हैं। ठीक है, उन 6 आउटकम में से 1 2 3 4 5 6, इन 6 आउटकम में से 3 ऑड नंबर है हमारे पास और 3 इवन नंबर है। तो अगर मैं पहली बार थ्रो करूंगा तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि 1/2 होगी, या ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 या 1/2 होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब अगर मैं फर्स्ट बार थ्रो करता हूं तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेकिन अगर मैं दूसरी बार थ्रो करूं तब भी वही रहेगी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नंबर तो अभी भी डाई में उतनी है। दोबारा फेंकूंगा तब भी वही रहेगी 1/2, तीसरी बार इवन नंबर के लिए 1/2।
तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इन 3 थ्रो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इन सबका मल्टीप्लाई कितना 1/8। अब वो कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ कि आप थ्रो करें और कम से कम इन 3 बार में से एक बार कम से कम क्या आए, ऑड नंबर। तो वो किसके इक्वल होगा, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 1 माइनस एक भी बार ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एक भी बार ऑड नंबर नहीं आएगा तो यानी कि तीनों थ्रो पर क्या आया होगा, इवन नंबर। और इवन नंबर की हम प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं कितनी है 1/8। तो 1 में से माइनस करोगे तो ये जो 7/8 है ये क्या निकल कर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट ऑड नंबर वंस। ठीक है, इस तरह से करोगे इसे। इसके बाद देखो नेक्स्ट, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black ball। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ब्लैक बॉल गिवन है कितनी 10 और रेड बॉल गिवन है कितनी 8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो टोटल बॉल कितनी हो गई 18। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। ठीक है, दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो 8/18 और एक बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10/18। यही है 10/18 ये है। ओके, अब वो कह रहा है बोथ रेड हों। बोथ रेड का मतलब क्या हो गया कि आपने पहली बार में रेड बॉल निकाली, अब जब आप पहली रेड बॉल निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/18। फिर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी 10 ब्लॉक। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट बोला है, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल को निकालो और फिर वापस रख दो। तो जब पहली बार निकालोगे तो 8 बॉल में से निकल कर आएगी रेड बॉल, अब उसे निकाल कर फिर वापस रख दी। अब दोबारा रेड बॉल निकालोगे तो फिर कितने में से निकल कर आएगी 8 में से निकल कर आएगी। दोबारा में दूसरी बॉल के लिए भी क्या होगा 8/18। तो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/18, सेकंड की भी 8/18, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, तो कितना आंसर आएगा 64 बाय कितना 361। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, मतलब पहली बॉल ब्लैक हो और फिर उसके बाद देन रेड बॉल। तो देखो पहली ब्लैक बॉल, पहली बॉल निकालोगे ब्लैक किस में से निकलेगी 10 में से, टोटल 18 है तो पहली वाली ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10/18। फिर उसके बाद अब दोबारा बॉल वापस रख दोगे, अब रेड निकालोगे, रेड कितनी है 8 और टोटल कितना है 18, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा कर लिख लो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। उन दोनों में से एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। तो ऐसा हो सकता है पहली ब्लैक निकल कर आए और दूसरी रेड, या ऐसा भी हो सकता है पहली रेड निकल कर आए और फिर दूसरी ब्लैक। ठीक, अब पहले वाले केस को कंसीडर करो, अगर पहली वाली ब्लैक आई होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/18, ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी तो 10/18 होगी। फिर उसको वापस रख दिया, अब रेड निकालो, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/18। या इसका उल्टा भी हो सकता है, पहली बार में रेड बॉल निकल कर आए, हमें तो 2 बॉल निकालनी है, तो पहली बार में अगर रेड बॉल आएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/18, रेड बॉल तो 8 है। और फिर दूसरी बॉल का ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/18, ये होगा। इनका मल्टीप्लाई करा लो, 80/361 और 80/361 कितना आ जाएगा 160/361। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो जैसे जैसे वो बोलता है, वो क्या दोनों रेड निकालो, तो देखो आपके पास टोटल 18 बॉल है, उसमें 8 रेड हैं, तो जब आप पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 8/18 होगी। फिर आप उस बॉल को वापस रख देते हो, अगर आप वापस नहीं रखते हो तो उसमें 7 बॉल रह जाती रेड,
लेकिन आपने वापस रख दिया तो अगेन फिर से 8 हो गई। अब सेकंड बॉल निकाल रहे हो तब भी 8/18 ही होगा। ठीक है, ऐसी ब्लैक निकालोगे पहली तो ब्लैक में से निकल कर आएगी। ठीक है, लेकिन वापस रख दे रहे हो तो इसलिए ये वाला नंबर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन 18 बॉल हो गई तो फिर से रेड निकालोगे तो 8/18। अच्छा, दूसरे बार में उसने बोला थर्ड वाले पार्ट में कि उनमें से एक ब्लैक हो एक रेड हो। उसने ये नहीं बताया कि पहली कौन सी और दूसरी कौन सी, जबकि इनमें बता रखा था। तो फिर दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो पहली ब्लैक होगी दूसरी रेड, या पहली रेड होगी दूसरी ब्लैक। दोनों पॉसिबिलिटी को आप सॉल्व कर लो अलग अलग और फिर ऐड करा दो। ठीक है, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए इज 1/2। किसी प्रॉब्लम को अगर ए सॉल्व कर देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी सॉल्व कर देता है तो 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगर इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अगर इवेंट हुआ तो इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? बोलो, पी ए इंटू पी बी के। पी ए कितना 1/2, पी बी कितना है 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अगर वो करते हैं तो उसने दिया हुआ है, यानी कि ये पी ए और पी बी दोनों कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट। तो इंटरसेक्शन 1/6 के इक्वल हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दोनों ने मिलकर करी होगी या इंडिविजुअल करी होगी। या तो इसको आप ऐसे लिखोगे, या तो ए ने की होगी या दो लोग हैं, मैं और आप, इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो मैंने सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व, लास्ट में रिजल्ट निकल कर आया थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो अब या तो हम दो लोग एक ही प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हो मैं अलग कर रहा हूं, तो और लास्ट में रिजल्ट आया प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो क्या क्या होगा? या तो आपने की होगी या मैंने। तो क्या आएगा? पी ए और बी। या तो ए ने सॉल्व की है या बी ने सॉल्व की है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो पी ए और बी का मतलब क्या हो गया? पी ए यूनियन बी। और पी ए यूनियन बी किसके इक्वल हुआ करता है? बोलो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। पी ए हमारे पास है 1/2, पी बी है कितना 1/3, और पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/6। इसको सॉल्व कर लो, इसकी एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 3, 2, 1 कितना 4/6 या 2/3। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद वो कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। उन दोनों में से किसी एक ने ही की हो प्रॉब्लम सॉल्व, वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अभी तो हम ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कि किसने की है। अभी तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे थे? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो या तो ए ने की होगी या बी ने की होगी। ठीक, तो हमें नहीं पता किसने की होगी। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट में क्या कहना स्टार्ट कर रहे हैं कि ए ने की है प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ए ने की है तो इसके बात का मतलब बी ने नहीं की है, बी ने नहीं की है। ये हो सकता है, या इसका उल्टा हो सकता है कि बी ने की हो प्रॉब्लम सॉल्व तो इसका मतलब ए ने नहीं की है। ठीक है, ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी यहां से निकल जाएगी। तो अगर ए ने सॉल्व की है तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी जानते हो? 1 माइनस पी ए के। ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ना करने की कितनी होगी? 1 माइनस 1/2, यानी कितना 1/2। अगर बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ना करने की क्या होगी? 1 माइनस पी बी, यानी कितनी 2/3। ठीक है, तो अब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। हमने कहा पी ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और बी के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई 2/3। बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? देखो कितनी दे रखी है 1/3। ठीक है, और ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 2 से 2 कट जाएगा 1/3,
और ये कितना आएगा 1/6। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 और यहाँ 3/6 या 1/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो जब वो ये कहता है कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो यानी कि ए और बी दोनों में से किसी एक ने कर दी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। सेकंड पार्ट में भी इंडिपेंडेंटली ही है, ए ने कर दी तो मतलब बी ने नहीं की, क्योंकि उसने बोला वन ऑफ देम, किसी एक ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो ए ने कर दी तो बी ने नहीं की, बी ने कर दी होगी तो ए ने नहीं की होगी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। One card is drawn at random from a Bell shuffle deck of 52 cards. In which of the following case are the event E and F independent? ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले भी दिखा चुका हूं। E है स्पेड, कार्ड के स्पेड होना। ठीक है, स्पेड कितने होते हैं 13 और टोटल 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। F कितना है एस, एस कितने होते हैं 4 होते हैं और टोटल कितना है 52। ठीक है, और या 1/13। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है उसके लिए हमें इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा पहले। तो E इंटरसेक्शन F बताओ कितना होगा। E इंटरसेक्शन F का मतलब स्पेड का एस, स्पेड एस ऑफ स्पेड, ये होगा इसका मतलब। क्या होगा एस ऑफ स्पेड। एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/52। तीनों निकाल कर रख लिया आपने। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है इसके लिए ना ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। PE इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू क्या क्या PE मल्टीप्लाई बाय PF। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। PE इंटरसेक्शन F कितना है 1/52, PE कितना है 1/4 और PF कितना है 1/13। ठीक है, तो इधर सॉल्व करने पर 1/52 और इधर भी 1/52, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब E एंड F कैसे इवेंट हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी तरह से आप देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट देखो कैसे करोगे। सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। ई दे रखा है किंग और क्वीन, या तो किंग हो या क्वीन हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो किंग और क्वीन, किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती हैं 4, टोटल कितने कार्ड हो गए 8 और टोटल कितना है 52, तो 8/52। फिर F में क्या बोला हुआ है क्वीन और जैक, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ, इसकी भी 8/52 क्योंकि क्वीन होती है 4 और जैक होते हैं 4, 4 और 4 कितने कार्ड हो गए 8, 8/52। ठीक, फिर इसके बाद E इंटरसेक्शन F निकालो। E इंटरसेक्शन F का मतलब किंग हो और क्वीन हो और जैक हो। निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्वीन है, यहाँ पर भी क्वीन है। अब K और क्वीन और जैक में क्वीन कॉमन आ रही है और क्वीन के कितने कार्ड होंगे 4 और अपॉन में कितना, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वीन लिखना चाहो तो सिर्फ क्वीन लिख लो और इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख लो। क्या आएगा, अब इसका आप इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं वो चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल होना चाहिए PE मल्टीप्लाई बाय PF के। इंटरसेक्शन में कितने हैं 4/52 और E
8/52 और ये F 8/52। क्लियरली दिख रहा है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या लिख दोगे? नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 16। 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर 60% है, तो हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 60/100। और इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर दे रखा है 40%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। एंड 20 रीड बोथ, ई और एच, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है हमें, दोनों पढ़ते हैं, कॉमन है दोनों में कितना? 20%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ना तो हिंदी पढ़ते हो और ना ही क्या पढ़ते हो? इंग्लिश पढ़ते हो, दोनों में से कुछ भी ना पढ़ते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर देनी है। तो कैसे करोगे? इस ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी बोलो? ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? 1 माइनस ए यूनियन बी के। इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? 1 माइनस इसके होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 1 माइनस ए यूनियन बी आप कैसे निकाल सकते हो? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर दरअसल ए बी नहीं चल रहा है, एच और ई चल रहा है, तो एच और ई लिखना पड़ेगा मुझे यहां पर सभी जगह पर। क्या लिखना पड़ेगा? एच और ई। ठीक है, ए बी नहीं, एच और ई। ठीक है, यहां पर भी एच और ई, और यहां पर क्या आएगा बोलो? पी एच पी माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ओके, 1 माइनस एच के होने की प्रोबेबिलिटी 60/100। ठीक है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी 40/100 और एच इंटरसेक्शन ई 20/100। 1 माइनस ये कितना आया? 100, 60 40, 80 20 60। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 40/100, या मैं कहूं कितना? 40%। तो 40% ऐसे होंगे जिनका ना तो वो हिंदी पढ़ते होंगे और ना इंग्लिश पढ़ते होंगे। समझ आ गई बात? इस तरह से ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फिर इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसको कैसे करोगे? क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपको हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? जबकि ये गिवन है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। ओके, हिंदी न्यूज़पेपर की कंडीशन पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? इंग्लिश न्यूज़पेपर की। ठीक है ना, क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, लेकिन कब? इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी हिंदी की कंडीशन पर निकालनी है। ये किसके इक्वल होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब ई इंटरसेक्शन एच है हमारे पास कितना? 20/100, और हिंदी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कितनी? 60/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। और क्या पूछा हुआ है थर्ड पार्ट में? बोलो, पढ़ के बताओ क्या पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट में उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर, लेकिन किस कंडीशन पर? इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी निकाल कर देनी है किस कंडीशन पर? इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो
ये किसके इक्वल होगा? हिंदी और इंग्लिश के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कितनी? 20/100 और ई की प्रोबेबिलिटी 40/100। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 1/2। ठीक है, तो ये समझ में आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, वो कह रहा है इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी निकालो, लेकिन तभी निकालो जब वो क्या पढ़ता हो? हिंदी, यानी कंडीशन लगा दी उसने, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस तरह से आप ये आसान वाला क्वेश्चन 16 कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट 17 नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। जब आप एक पेयर ऑफ डाई को फेंकते हो तो दोनों डाई पर, ईच डाई पर इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। अब इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी नंबर है मैथ्स में, उनमें इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो क्या है? 2। अब जब एक डाई को फेंकेंगे तो टोटल 36 रिजल्ट होते हैं, उनमें से दोनों डाई पर 2 2 आए, ये हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। अब दोनों डाई पर 2 2 कितनी बार आएगा? 36 में से एक ही बार आएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/36। ठीक है, तो इनमें से डी वाला जो पार्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको? जब एक डाई को फेंकेंगे, दो डाई, मतलब एक डाई, पेयर ऑफ डाई को फेंकते हैं तो टोटल 36 रिजल्ट होते हैं, 1 1 1 2 इस तरह से। उनमें से दोनों पर, ईच पर इवन प्राइम नंबर आ रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी 2 2 के आने की प्रोबेबिलिटी। 2 2 एक ही बार आता है, टोटल 36 होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो 18th नंबर, टोटल इवेंट, 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। कोई 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे इनमें से किस कंडीशन पर? वो ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो, इनमें से जो सेकंड वाला जो ऑप्शन गिवन है, मैं उससे उसको लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 1 माइनस क्या? पी ए, और 1 माइनस में क्या? पी बी। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन पर हमें पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए ऐसे चल रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई कराओ इसमें, पहले कितना आएगा बोलो? 1 माइनस पी भी आएगा, फिर इस माइनस पी ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा? माइनस पी ए का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, माइनस का पी ए आएगा, और माइनस माइनस प्लस, पी ए इंटू में क्या? पी बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इधर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? यहाँ पर चल रहा है पी, यहाँ पर ना तो ए हो और ना बी हो, तो ये किसके इक्वल होता होगा? देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। ठीक, और ये चीज किसके इक्वल होती है बोलो? पी ए यूनियन बी का क्या? कॉम्प्लीमेंट। और इधर हमारा चल ही रहा है 1 माइनस पी बी माइनस पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी, ऐसा चल रहा है, चलने दो उसे। अच्छा, पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? 1 माइनस पी, इसका कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी के, और इधर जो चल रहा है उसे चलने दो, माइनस में पी ए प्लस पी ए इंटू पी बी। ठीक है, यहां तक? अच्छा, अब एक काम करो, क्या करें कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है बोलो? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के, ऐसे ही होता है, और इक्वल टू में 1 माइनस पी बी माइनस पी ए, और प्लस में क्या चल रहा है? पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब इस 1 ऐसी, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, प्लस और माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या? प्लस, ए इंटरसेक्शन बी, और इधर ये चल ही रहा है, इसे चलने दो,
पी ए इंटू पी बी। ठीक, उधर मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब ऐसा ही लिखा हुआ है शुरुआत से, केवल मल्टीप्लाई कराया था और ये सब ऐसे ही लिखा है। केवल यहाँ पर ना ए हो ना बी हो, तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इसको ये लिखोगे, ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है, इस माइनस की वजह से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, पी ए से पी ए, पी बी से पी बी, तो क्या बच गया, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल, पी ए इंटू पी बी। यानी कि पी और बट ये कंडीशन किसकी है, इंडिपेंडेंट की, तो ये कंडीशन पर हम पहुंचे, ये कंडीशन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के, कब, जब ये क्वांटिटी इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी, क्योंकि बी वाला कंडीशन, हम बी वाले कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें कौन सी कंडीशन पर लेकर जाता है, इंडिपेंडेंट की कंडीशन पर। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।